अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पीपीएससी पास्ट पेपर सीरीज शुरू की हुई है और अभी तक हम टोटल 10 लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं। अभी हम मॉडल पेपर नंबर 147 का पार्ट 2 जो है आज करेंगे। मॉडल पेपर 147 के हमने प्रीवियस लेक्चर में तकरीबन 6 क्वेश्चन कर लिए थे। लास्ट टाइम हमने 6 नंबर क्वेश्चन किया था, तो आज हम यहाँ से ऑनवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, विच माउंटेन रेंज सेपरेट एशिया एंड यूरोप। देखें जी, उराल माउंटेन है, एंडीज है, अल्प्स है या ग्रेट डिवाइडिंग है। देखें जी, उराल माउंटेन रेंज जो है ना, ये यूरोप को एशिया से, देखें ये इधर कह लें सारा जो है ना आपके पास रशिया है और नीचे जो है ना एशिया है, इधर सारा जो है ना ये आपका सारा यूरोप है। तो ये ओराल माउंटेन रेंज जा रही है जो कि आपका तुर्की से भी ये ना ओराल माउंटेन रेंज गुजर रही होती है, तो ये यूरोप को एशिया से भी जुदा करती है। एक सवाल। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछता है कि रशिया को यूरोप से कौन सी माउंटेन रेंज जुदा कर रही होती है, तो वो भी यही ओराल माउंटेन रेंज होगी। अगर हम इसकी हाईएस्ट पीक के बारे में बात करें तो वो अलग से पूछ रहा होता है, तो वो मैं लिख देता हूँ, आप इसको ना ये जरूर याद रखिएगा। इसकी हाईएस्ट जो पॉइंट है माउंट NARO DNAYA, ठीक है जी। नोट, ये आपने इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है ना ये आपने याद रखना है, क्योंकि इसके बारे में जो है वो अक्सर पूछ लेता है कि उराल माउंटेन, क्योंकि ये कंटिनेंट को अलग कर रहा है, तो इन दोनों का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। अगर हम ये बाकी देख लें तो ये देखें जी, अल्प्स माउंटेन। असल में अल्प्स माउंटेन जो है ना, ये अल्प्स माउंटेन रेंज ये भी है इधर यूरोप में ही है। अल्प्स कंट्रीज आपने सुनी होंगी, इसमें आपका स्विट्जरलैंड आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, जर्मनी आ जाता है, इसके अलावा ऑस्ट्रिया वगैरह आ जाता है, तो जर्मनी वगैरह। तो ये सारे जो मुल्क है ना, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड को तो लैंड ऑफ अल्प्स कहते हैं, ये तो अलग से सवाल पूछ रहा होता है। तो ये जो सारे ममालक है ना, तो इनमें ये माउंटेन रेंज अल्प्स चलती है, और अल्प्स माउंटेन जो है ना इसकी हाईएस्ट पीक ये अलग से पूछ रहा होता है। माउंट बैलेंस आपने नाम सुना होगा, बैलेंस, तो ये इसी की हाईएस्ट पीक है, ये पूछ रहा होता है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। अगर हम ये बाकी देख लें, हमारे पास ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ये इधर ऑस्ट्रेलिया में है, ये अलग से पूछ रहा होता है। इसके अलावा ये एंडीज माउंटेन रेंज, तो ये आपको पता है ये साउथ अमेरिका में है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, ये आपने याद रखना है। तकरीबन जो है ना ये 9000 के अराउंड ये बन जाती है। वैसे तो एग्जैक्ट यही है इसकी रेंज जो है ना, तो वैसे जो है ना 9000 ऑलमोस्ट कभी वो भी दे देता है, तो आपने ये इसकी ना याद रखनी है माउंटेन रेंज। और इसकी जो कह रहे हैं जी सबसे हाईएस्ट चोटी हमारे पास जो मिलेगी, तो अकुन क्वागवा, आपने सुना होगा अकुन क्वागवा। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है, इसका अलग से पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, JF-17 थंडरबार्ड इंडक्टेड। इंडक्टेड का माना होता है शामिल किया जाना, ठीक है जी। इंक्लूडेड कर ले, इन विच ईयर, तो फेब, ये फेब होगा, और 2010 में ना आपको पता है GF, जी का JF, जे का मतलब होगा ज्वाइन, और एफ का माना फाइटर, तो ज्वाइंट फाइटर है। और पाकिस्तान जो है ना ये चाइना के कोलैबोरेशन के साथ पाकिस्तान ये एयरक्राफ्ट जो है ना ये डेवलप कर रहा है। काफ़ी ये लाइट वेटेड होता है, और बिल्कुल कह लें जी एक ही इसमें ना इंजन होता है। अगर तो ये देखें, हम यहाँ से ना एक दो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी तो उसने यही पूछा है जी, ये कब पाकिस्तान की जो पाकिस्तान एयरफोर्स है ना, जिसके अभी जो जनरल है जहीर अहमद बाबर साहब, ये भी याद रखिएगा, पूछेगा। जहीर अहमद बाबर साहब अभी इसके मौजूदा जनरल है, तो इसमें जो है ना ये ऐड किया जाता है। तो पाकिस्तान इसका कितना पोर्शन बनाता है और चाइना कितना बनाता है, ये अलग से आपसे पूछेगा। इससे पहले एक सवाल आप कर लें कि अगर वो मजीद गहराई में जाएगा ना, अभी तो उसने पूछा जी कि कब इंक्लूड किया गया है, तो अगर आपसे पूछे जी किस मुल्क के साथ, तो चाइना और पाकिस्तान ने दोनों मिल के कंबाइन ही बनाया है। तो पाकिस्तान का अगर मजीद गहराई में जाएगा ना, तो पूछेगा जी कौन सा पाकिस्तान का इंस्टीट्यूशन है जिसने बनाया, तो वो है पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी, PAC। ठीक है जी, ये याद रखना है। इसी तरह अगर आपसे चाइना का पूछ लेगा तो वो चिंगू एयरक्राफ्ट कारपोरेशन, ठीक है जी, तो ये आपसे
ये चाइना का भी आपने याद रखना है। चिंगडू एयरक्राफ्ट, ये जो चिंगडू है ना, ये मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये मुश्किल है प्रोनाउंस करना भी। चिंगडू, ठीक है जी, चिंगडू एयरक्राफ्ट कारपोरेशन, आगे सिंपल है। तो ये चाइना का है इंस्टीट्यूशन और हमारा जो है वो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, इन दोनों ने मिल के जो है ना इसको फॉर्मेशन किया। अब अगर मजीद वो गहराई में जाएगा ना तो वो ये चीज जरूर पूछेगा जी कि जब जे ज्वाइन के लिए और एफ फाइटर के लिए स्टैंड कर रहा है तो ये 17 किसके लिए, जे एफ 17, तो ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है। तो ये असल में जो है ना F-16 का मतलब इससे पहले जो सक्सेसर था ना वो F-16 तैयार था, तो अब उसका ना न्यू वर्जन आया F-17। और इसमें भी हम देख लें, अगर मजीद कंट्रीब्यूशन हम देख लें कि पाकिस्तान ने कितने परसेंट इसमें तैयार किया और चाइना ने कितने किया, तो पाकिस्तान जो है ना ऑलमोस्ट 58% जो ये तैयार है ना ज्वाइंट JF-17 थंडर, ये पाकिस्तान तकरीबन 58% जो है ना ये पाकिस्तान में तैयार होता है। मिसाल के तौर पर इसकी आप विंग्स वगैरह काट लें, इसके अलावा इसके क्या नाम है वर्टिकल स्टेबलाइजर वगैरह जो होता है, तो एयर फ्रेम काट लें उसका सारा फ्रेम वगैरह, तो ये सारे जो है ना पाकिस्तान में हो रहे होते हैं, जबकि बाकी जो हिस्सा बचेगा ना ये तकरीबन ये 38% जो है ना हिस्सा, 58 पाकिस्तान में और 38 जो है ना ये चाइना जो है प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये आपने इसकी जो दोनों मुमालिक जितना जितना कर रहे हैं, जो जो पोर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में जरूर आगे सवाल बनने हैं, इनको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। There are almost 1 million of nephron in each kidney in human body। 1 million में ना 10 लाख होना तो 1 मिलियन बनता है, ठीक है जी। तो देखें हमारी, आपको पता है हर ह्यूमन बॉडी में ना 2 किडनीज होती हैं, और किडनी का बेसिकली काम क्या होता है, बेसिकली काम किडनी का होता है कि जो एक्सेस जो वेस्टेज या एक्सेस सब्सटेंसेस वगैरह होते हैं ना, जहरीले मादियात वगैरह, इसका काम होता है ब्लड से तमाम सब्सटेंस वेस्टेज वगैरह को निकाल के यूरिन प्रोड्यूस करना। सिंपल जबान में ना आप कह लें कि ये सारा जो प्रोसेस कर रहे होते हैं ना वो कर रहे होते हैं नेफ्रॉन, जिनकी हमारी एक किडनी में जो तादाद कितनी है वो 1 मिलियन, ठीक है जी। तो ये नेफ्रॉन ही सारा जो है ना पर ये प्रोसेस कर रहे होते हैं हमारी किडनी में। अगर हम किडनी की शेप की बात करें तो ये बीन शेप की होती है, बी शेप की, ये अलग से पूछ रहा होता है, और कलर भी पूछता है तो कलर जो है ना हमारी किडनी का रेड कलर होता है। इसके ना एक दो और नाम भी हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ, ये आपने जरूर याद रखने हैं। URINIFEROUS, ठीक है जी। यू यूरिफोरस ट्यूबल, ये इसका अदर नेम है, ये आपने जरूर याद रखना है। और रेनल ट्यूबल भी इसी को कहते हैं, या किडनी ट्यूबल भी इसी को ही हम कह रहे होते हैं। और ये जो है ना क्या नाम है नेफ्रॉन, इसके बारे में आपने जरूर याद रखना है, इसका अलग से पूछता होता है जी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है जी। तो यही नेफ्रॉन जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना, तो ये जो नेफ्रॉन है ये फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। तो ये सारे क्वेश्चन 1 मिलियन है, और क्या इनका कलर है, क्या शेप है, कितने हैं वगैरह वगैरह, ये सारे अदर नेम आपने इससे मिलते जुलते क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कोविड-19 वैक्सीन आर एक्सेप्टेड, फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑल ऑफ दीज, ये देखें कभी कभी ना ये तो क्वेश्चन हमारा क्लियर होगा, कभी कभी ना वो अलग से पूछ रहा होता है ये फाइजर जो है ये किस मुल्क ने डेवलप की है वैक्सीन है, तो ये सारी वैक्सीन है कोविड-19 के खिलाफ ना वैक्सीन है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपको पता है बेसिकली उसने वैक्सीन के बारे में उसी को फादर कहा जाता है। तो ये जो फाइजर है ना ये यूएस ने ये ना इन्वेंट की है वैक्सीन, आपने जरूर याद रखना। फाइजर की ना असल में इसकी ये कंपनी है फाइजर, ये जो मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी जो है ये ना बेसिकली पाकिस्तान में अगर हम इसकी बात कर लें, देखिए पाकिस्तान में ना इसकी थोड़ी सी बाद में बात कर लेते हैं। ये ना 1849 में इसकी फॉर्मेशन हो रही है। 1849 में ना ये जर्मन 2 बिजनेसमैन थे, जिनमें ये जो फाइजर है ना इसी बंदे का नाम है जिसके नाम पे ना ये कंपनी है, और हेडक्वार्टर इसका आप याद रख सकते हैं न्यूयॉर्क में है,
ठीक है जी। जबकि पाकिस्तान में इसने जो ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं वो 1959, सबसे इम्पोर्टेंट डेट जो कि आपने याद रखनी है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, पाकिस्तान में इसने ऑपरेशन जो स्टार्ट किए हैं पाकिस्तान में। तो पहला प्लांट जो है इसका पाकिस्तान में स्टैब्लिश कब किया गया? 1959 में। तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है। अगर हम ये बाकी दूसरी देख लेते हैं अस्ट्राज़ेनेका के बारे में, तो अस्ट्राज़ेनेका जो है ना ये भी अमेरिकन, सॉरी सॉरी, ये अमेरिकन नहीं है, ये जो है ना ये ब्रिटिश कंपनी है। ठीक है जी। और हेडक्वार्टर इसका कैम्ब्रिज में है। ये आप याद रखेंगे एस्ट्राजेनेका का। और अगर ये जो मॉडर्ना, ये अगेन अमेरिकन कंपनी है। ठीक है जी। लेकिन इसका भी हेडक्वार्टर इधर कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में है। तो ये आप इनके सिर्फ ये जो है एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना और फाइजर, इन सब की ना आपने याद रखना जी कौन सा मुल्क कौन सी वैक्सीन डेवलप कर रहा है, तो पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन है। मैरी क्यूरी वॉन नोबेल प्राइज इन 1903। देखें जी फिजिक्स में, केमिस्ट्री, देखें मैरी क्यूरी साहब जो है ना, मैरी क्यूरी ये औरत है। वैसे तो इसका नाम क्यूरी है और मैरी जो है ना इसके हस्बैंड का नाम है। तो मैरी क्यूरी दोनों के नाम को मिला के कह दिया जाता है मैरी क्यूरी। तो ये मैडम क्यूरी के बारे में क्वेश्चन है कि इसने वॉन द नोबेल प्राइज इन 1903। देखें जी ये दुनिया की पहली औरत है मैडम क्यूरी साहब। इसने सबसे पहले फिजिक्स में पहली वुमेन है। और ये वुमेन भी ऐसी है जिसको 2 डिफरेंट फील्ड में, साइंटिफिक फील्ड में नोबेल इनाम मिल चुका है। 1903 में फिजिक्स में मिल रहा है और 1911 में इसको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। और ये जो फिजिक्स का है इसके बारे में तो वो अलग से पूछ रहा होता है। इसने ना असल में रेडियो एक्टिविटी जो है ना उस वक्त उस पर इसने रिसर्च करके कैंसर का ना इलाज दरियाफ्त किया था। तो इस वजह से इसको ये पहली वुमेन है जिसको नोबेल प्राइज दिया जाता है साइंटिफिक फील्ड में। इसके अलावा ये पहली प्रोफेसर भी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में। 1906 में ना ये पेरिस यूनिवर्सिटी में पहली ये प्रोफेसर बनती हैं। इसके अलावा इनका ये भी रिकॉर्ड है कि इनके जो हस्बैंड थे ना, पहला इनको जो 1930 में मिलता है फिजिक्स में, तो इनके साथ हस्बैंड भी होते हैं। ठीक है जी। तो ये दोनों मिल के, तो ये ना पहला मैरिड कपल हो जाएंगी मैडम क्यूरी साहब और मैरी क्यूरी। ठीक है जी, मैरी क्यूरी। तो इस तरह जो है ना ये पहला मैरिड कपल है जिनके पास नोबेल प्राइज है। अगर हम इनकी फैमिली की बात कर लें तो इनकी फैमिली के पास 5 नोबेल प्राइज हैं। इनके नोबेल प्राइज के बारे में हमने ऑलरेडी काफी बहस की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 है। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान Which city of Pakistan is called the gateway of Pakistan? कराची। कराची देखें जी असल में कराची जो है ना, कराची में आपको पता है पाकिस्तान की सबसे पहली और पुरानी ओल्डेस्ट पोर्ट है जिसे कराची पोर्ट कहते हैं। ठीक है जी। तो गेटवे टू पाकिस्तान जो है ना असल में इसी का ही निक नेम है कराची पोर्ट का। तो ये पाकिस्तान की ओल्डेस्ट है और है भी सबसे पहली। और ये कराची पोर्ट है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है। ये कोस्टल लाइन हमारी जो है ना समुद्री हदूद, तो दूसरी तरफ इंडिया का बॉर्डर लग रहा होता है और एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हुरमुज, तो दरमियान में जो है ना हमें ये कराची पोर्ट पड़ रही होती है। तो विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड सिटी, तो ये कराची जो है ना इसको, क्योंकि आपको पता है वो अब मोहम्मद बिन कासिम साहब जो है उसने भी सबसे पहले सिंध को ही फतह किया था। तो इस वजह से सिंध को बाबुल इस्लाम भी कह रहे होते हैं। अगर हम ये बाकी ऑप्शन देख लेते हैं तो लाहौर इसको सिटी ऑफ कॉलेजेस कह रहे होते हैं। और इसके अलावा ये जो क्वेटा है तो क्वेटा के बारे में अलग से पूछ रहा होता है। फ्रूट गार्डन ऑफ पाकिस्तान, क्वेटा फ्रूट गार्डन ऑफ पाकिस्तान है। और अगर हम ये इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं तो इसे सिटी ऑफ ग्रीनरीज कहते हैं। ये दुनिया के दूसरे नंबर पे जो कह लें जी खूबसूरत तरीन कैपिटल में से ना हमारा इस्लामाबाद दुनिया के दूसरे नंबर पे आ रहा है। पहले नंबर पे रोम है और दूसरे नंबर पे हमारा इस्लामाबाद है। अगर डिफरेंट हम दूसरी सिटीज पाकिस्तान की जिनके बारे में मजीद और सवाल पूछ रहा होता है उनके बारे में कर लेते हैं। ये जो कराची है ना सिटी, इसे गेट वे ऑफ पाकिस्तान तो कहते ही कहते हैं, लेकिन इसे सिटी ऑफ लाइटनिंग भी कहते हैं कराची को। इसके अलावा फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा पॉपुलेशन के हिसाब से शहर है, तो इसको मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। और सिटी ऑफ टेक्सटाइल भी कहते हैं क्योंकि आपको पता है यहाँ पे टेक्सटाइल हब है सारा। इसके अलावा हम पाकिस्तान ये पेशावर को देख लेते हैं। तो पेशावर हमारे पास
वैली या सिटी ऑफ फ्लावर भी इसको कहते हैं पेशावर को, और स्वात को स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान कह रहे होते हैं। और इसके अलावा मेरे ख्याल से यही इम्पोर्टेंट जो है ना ये पूछ रहा होता है, तो आपने इनको अजबर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। डैश वर्क टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज। तो सारी बात है ये IMF ही होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो शॉर्ट फॉर्म इसकी ये अलग से पूछ रहा होता है, IMF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बेसिकली ये जो इदारा है ना ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस होती है 1944 में, ठीक है जी, 1944 में होता है। तो उसके तहत ना ये इदारा 1944 में इस्टेब्लिश किया जाता है, और इसका काम जो है ना दुनिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना होता है। इसके अलावा इंटरनेशनल जो ट्रेड हो रही होती है ना उसको ये प्रमोट करता है, और पॉवर्टी गुर्बत वगैरह को ना रिड्यूस करना, ये सारे इसके मकासद में से हैं। तो अगर हम इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है इधर वाशिंगटन DC में है, और जो इसके फाउंडिंग मेंबर है ना वो 29 है। लेकिन अभी हम मौजूदा इसके मेंबर की तादाद अगर हम देखते हैं ना वो 190 है। और 190 में भी दो यहाँ से सवाल वो बनाता है जी, लास्ट कौन सा मेंबर है जिसने इसको ज्वाइन किया, तो वो है जी अंडोरा। ठीक है जी, ये आपने अलग से याद रखना है। और सेकंड लास्ट का पूछे तो वो है नोरो। ठीक है जी, ये अलग से ये दोनों क्वेश्चन पूछ रहा होता है, लास्ट कौन सा है और सेकंड लास्ट कौन सा है। अगर हम इसके अभी डायरेक्टर जनरल की तरफ आ जाते हैं कि मौजूदा इसकी डायरेक्टर जनरल कौन सी है, तो बहुत ही पुरानी 2019 से चल रही है, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। ठीक है, ये काफी न्यूज में रहती है, इसका काफी ज्यादा पूछ रहा होता है, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। ये ना बेसिकली इसकी आपने नेशनलिटी याद रखनी है, ये बल्गेरियन है, और प्रोफेशन के लिहाज से ना ये इकोनॉमिस्ट है। ठीक है जी, 2019 से ये चल रही है और अभी तक यही है क्रिस्टीना जॉर्जीवा। अगर हम फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की बात कर लें तो वो है गीता गोपीनाथ। ठीक है जी, इसके बारे में भी हो सकता है क्योंकि ये आजकल ये भी खबरों में काफी ज्यादा है। तो इसके बारे में जो है ना PPSC मोस्टली यही क्वेश्चन कर रहा होता है जो कि मैंने आपको बता दी हैं। बाकी आपने ये कंट्रीज जरूर याद रखनी है। एंडोरा, ठीक है जी, जिसने सबसे लास्ट में 190 मेंबर जो है ना ये अंडोरा ही है, और सेकंड लास्ट जो मैं आपको बता चुका हूँ नोरो। इसके बारे में बहुत ज्यादा वो सवाल पूछ रहा होता है जी, सेकंड लास्ट मेंबर IMF का कौन बना है, तो वो है जी नोरो। अगर हम ये बाकी सारे देख लेते हैं तो वर्ल्ड बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर आपने देखना है, इसका भी हेडक्वार्टर इधर वाशिंगटन DC में ही होगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल बात है, 24 अक्टूबर को बन रही है और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और बाकी ये यूनाइटेड नेशन, ये जो है ना ये सारे आपने ऑप्शन सारे देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 14 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास। शर्म शेख इज लोकेटेड इन इजिप्ट, सीरिया, कतर, कुवैत। देखिए जी, शर्म शेख ये जो है ना न्यूज़ में काफ़ी ये ना सिटी रहती है। आपने ना मिस्र का सहराए सीना सुना होगा, वही सहराए सीना जिस पे 1967 में अरब इसराइल वार हुई थी, तो इसराइल ने इस पे कब्जा कर लिया था, और फिर जाके 78 में जो है वो कैंप डेविड अकार्ड के तहत जो है ना वो छोड़ रहा है, जब इसराइल इसको अनवर सदा तस्लीम करता है इसराइल को। तो ये जो सहराए पेनिनसुला ना इसके सौदर्न पोर्शन में ना, ये दूसरी तरफ कह लें जी, इस तरफ जो है ना रेड सी होगा, और ये सारा सहराए पेनिनसुला है। तो यहाँ पे ना ये सौदर्न पोर्शन में ना ये सिटी है शर्म शेख। ये अब सिटी इसलिए इसने पूछी है असल में ना, आपने ना कोप कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। यहाँ पे ना 2022 की जो कोप्स हुई है ना, कोप बनेगी 27 कोप बनेगी, और हुई कब है 2022 में, तो ये इधर ही मिस्र में हो रही है। तो ये अलग से पूछ रहा होता है जी कोप 27 जो कि 2022 में। अच्छा, ये देखें, ये ना बहुत चीजें कोप वाली ना, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये ना बहुत ही तंग कर रही होती है। तो आपने करना क्या होता है कि मिसाल के तौर पर अभी हम यही देख लें जी, शर्म शेख में जो सहराय सिना में हो रही है, ये थी जी कोप 27, और कब हो रही है जी 2022 में हो रही है। तो आपने यही करना होता है कि 22 में ना आपने
जो भी आपसे कोप पूछेगा, मिसाल के तौर पर जी आपसे कोप 27 पूछ ले, या कह लें जी इस तरह उल्टा आपसे रिवर्स पूछ ले जी 2021 की कोप थी वो कितनवीं कोप थी, या 2022 की कोप थी वो कितनवीं कोप थी, तो आपने ना इसमें पांच पांच अदद जमा कर देना तो आपकी कोप बन जाएगी। मिसाल के तौर पर 2022 वाली कोप आपको पता है इधर शर्म शेख में हो रही है, और इसमें हमने पांच ऐड किया, 22 23 24 25 26 27, तो ये कॉप कितनी बन जाएगी, 27वीं कॉप। तो इस तरह जो है ना आपने इसको दोनों एंगल से देखना है कि वो पूछता है जी ये कॉप कितनी होगी और कौन से साल में हो रही है और कहाँ पे हो रही है। मैं आपको मशहूर मशहूर कॉप बता देता हूँ जो कि आपसे पूछ रहा होता है। लेटेस्ट आपको पता है अजरबैजान का कैपिटल है बाकू, ठीक है जी। अभी इसमें ये कॉप हुई है और कॉप ये बनेगी 29, और ये कब हो रही है, अभी 2024 चल रहा है, तो 29 में से आप सिंपली 5 माइनस कर देंगे तो 2024 आ जाएगा, ठीक है जी, 24 बन जाएगा। तो इस तरह जो है ना आपने ये याद रखनी है। अगर 28 वाली कोप आपसे पूछे जो कि 2023 में हुई है तो वो दुबई में हो रही है, और इसके अलावा ये कोप 27 हम ऑलरेडी कर चुके हैं 2022 में, इधर मिस्र में शर्म शेख में हो रही है। और ये जो कोप 26 है ना ये बहुत ज्यादा पूछता है, इसका जरूर याद रखिएगा, 2021 में हुई है, और कहाँ पे, ग्लासगो यूके, ठीक है जी, ये अलग से याद रखना है। और 2019 में एक कोप होती है, ये इस वजह से पूछ रहा होता है कि ये कोप जो है ना इधर स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड, वहां पे होती है, और वजह क्या है, ये होनी वहां पे नहीं थी होती बल्कि इसने होना था चिली में, तो क्योंकि कोविड-19 का पीरियड आ रहा है तो इस वजह से ना ये इधर स्पेन में हो जाती है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आपने इससे मिलती जुलती याद रखनी है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमने ऑलरेडी ही पीछे क्वेश्चन में किया, जब ये हमने रिंग की है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द 5 रिंग, तो 5 ऑफ द सिंबल ऑफ ओलंपिक्स गेम, तो हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल से बात की है कि ये जो 5 रिंग्स होती है ना, और 5 रिंग के जो सारे कलर हैं, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ये सारे कंटिनेंट और कंटिनेंट की भी यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, हु हैज बीन अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2018 18 नहीं 19। देखें जी, मलाला यूसुफजई, अबे अहमद, दलाई लामा, नादिया मुराद। देखें जी, अबे अहमद जो है ना ये अभी भी मौजूदा जो इथियोपिया है ना जिसको हम हबशा कहते हैं, जिसका कैपिटल है एडिस अबाबा है, अफ्रीकन यूनियन का भी हेडक्वार्टर यहाँ पे ही है। तो ये जो अबे अहमद है ना 2018 से इसके प्राइम मिनिस्टर चलते आ रहे हैं, और अफ्रीकन मालिक में आप देखेंगे ना इथियोपिया की काफ़ी अच्छी हालत है साउथ अफ्रीका के बाद। तो ये जो बंदा है ना काफ़ी अमन पसंद है, तो इसने जो है ना इरिटेरिया, आपने ये भी इसके इसी के साथ ना इसका बॉर्डर लगता है इरिटेरिया, ये मुल्क भी सुना होगा, तो इसके साथ ना इसका बॉर्डर डिस्प्यूट था, तो इसने पीसफुली रिजॉल्व किया है, तो इस वजह से ना इसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया है 2019 का, ठीक है जी। इसके अलावा ये मलाला यूसुफजई, इसके बारे में आपको पता है 2014 में इसको नोबेल पीस प्राइज मिल रहा है, वो ही तालिबान ने इस पे हमला किया था वगैरह, इसके बारे में हमने काफी बात की है। और ये जो दलाई लामा, ये तो तिब्बत का जो हाईएस्ट पोस्ट है ना उसका नाम है दलाई लामा। और ये जो नादिया मुराद है ये बेसिकली इराकियन है, जिसको 2018 में जो है ह्यूमन एक्टिविस्ट है, इस वजह से इसको नादिया मुराद को भी मिला है। बाकी जो मौजूदा जो है ना अभी 2024 में भी आपको पता है ये डिक्लेयर हो चुके हैं, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, तो आप इनको भी ना एक नज़र में देख लीजिएगा। ये देखें जी 2024 के जो नोबेल प्राइज विनर है ना उनकी लिस्ट हमारे पास आ चुकी है, और ये बहुत ही प्रॉबेबली इनके बारे में पूछा जाएगा। तो फिजिक्स का जो है वो जॉन हॉपिफाइड जो है वो विनर है, और जाफरी भी इनके साथ है। वजह क्या है जी, क्या इनका कंट्रीब्यूशन है जिस वजह से इनको 2024 का फिजिक्स में मिल रहा है, तो मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है जी। इसके अलावा केमिस्ट्री का डेविड बेकर है, और मेडिसिन का विक्टर एम्बर है, और इसके अलावा जी लिटरेचर का हांगकांग है, और पीस, ये देखें जी सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना ये पीस वाला आपने जरूर याद रखना है, क्योंकि मोस्टली जो है ना या ये फिजिक्स केमिस्ट्री का पूछता है या पीस का पूछता है, तो मोस्टली प्रॉब्ली ये पीस का ही 2024 का पूछेगा। तो ये नोहेन, इसने क्या किया जी, इसने बेसिकली न्यूक्लियर डिसआर्मर एंटी न्यूक्लियर एक्टिविज्म, ठीक है जी, यही न्यूक्लियर के खिलाफ जो है ना इसने सारा काम किया, इस वजह से इसको मिला है। तो ये सारे जो है
2024 के नोबेल प्राइज विनर, इनको आपने अच्छी तरह याद करना क्योंकि ये 2-3 साल तक आपके साथ चलते रहने हैं, इसने आपसे पूछते रहना, तो इनको अच्छी तरह आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ लेक इन ग्रेट अफ्रीकन लेक्स रीजन। तो देखें जी, ये जो ग्रेट अफ्रीकन लेक्स है ना, असल में ये तकरीबन है 7, ठीक है जी। आपने वो दूसरी लेक नॉर्थ अमेरिका वाली भी, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट वाली भी ग्रेट लेक सुनी होगी, तो वो 5 हैं, जबकि ये जो ग्रेट अफ्रीकन लेक्स है ना, ये 7 हैं। इनके बारे में ना मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखा देता हूँ ताकि आपके ना ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, क्योंकि इनके बारे में ना वो अलग से भी पूछ रहा होता है। ये देखें जी, हमारे पास मैप है, और ये असल में ना ये सारी, ये देखें, इथोपिया है, साउथ सूडान है, ये कीनिया है, तंजानिया वगैरह, ये सारी जो है ना आपको लेक्स नजर आ रही होंगी, ये सारी। तो ये जो सारी लेक्स है ना, ये असल में ग्रेट रिफ्ट वैली में ये सीरीज ऑफ लेक है। इनमें ये देखें, सबसे दुनिया के दूसरे नंबर पे जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ना, लेक विक्टोरिया, तो इसमें ये ईस्टर्न अफ्रीकन का जो सारा पोर्शन है ना, इसमें ये लेक्स आती हैं। पहले नंबर पे ये लेक विक्टोरिया आ जाएगी, इसके बारे में ना वो अलग से पूछ रहा होता है। दुनिया के दूसरे नंबर पे ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। पहले नंबर पे आपको पता है वो सुपीरियर लेक के बारे में, वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये देखें, दूसरी हमारे पास लेक है, लेक तांगयिका। ये असल में ना ये दुनिया की, इसके बारे में भी सवाल आ रहा होता है, ये सेकंड लार्जेस्ट है, लेकिन फ्रेश वाटर ही है, लेकिन ये बाय डेप्थ और वॉल्यूम होगी, ठीक है जी। ये हो गया। इसके अलावा ये तकरीबन है तो 7। इनके अलावा ये जो लेक तुर्काना, ये लेक आपको नजर आ रही होगी, इसके बारे में पूछ रहा होता है जी, वर्ल्ड लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक, ठीक है जी। ये दुनिया की लार्जेस्ट अल्कलाइन लेक में भी ना यही लेक तुर्काना आती है, इसके बारे में अलग से सवाल आ रहा होता है। तो ये सारी जो है ना तकरीबन 7 लेक हैं, इनके बारे में आपने याद रखना है, इनके बारे में वो पूछ रहा होता है। ये तो थी अफ्रीकन की। अभी हमारे ना नॉर्थ अमेरिका जो है ना कंटिनेंट, उसकी 5 ग्रेट्स लेक हैं, उनके बारे में वो अलग से पूछता है, तो उनको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलें जी, ये देखें जी। अच्छा, वो जो हमने अफ्रीकन लेक्स पढ़ी है ना, उनका आपने ये भी याद रखना, वो है तो 7 है ना, लेकिन उनके बारे में वो ये भी सवाल पूछ सकता है कि कितने ममालक ने उनको घेरा हुआ है, तो 9 ममालक हैं, ठीक है जी। ये सिर्फ उनका ना आपने फिगर ये याद रख लेना, उनके बारे में आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है जी कौन कौन से ममालक हैं, क्योंकि वो ममालक वो इथोपिया आ जाएगा, कीनिया वगैरह, तंजानिया, ज़ैम्बिया, रवांडा वगैरह, कांगो वगैरह, इस तरह के ममालक हैं। सिर्फ आपने ये फिगर याद रखना है, 9 ममालक के गिर्द जो है ना वो 7 ग्रेट्स लेक, अफ्रीकन ग्रेट्स लेक आती हैं। अभी ये देखें, ये जो आपके सामने आपको मैप नजर आ रहा है ना, ये असल में सारी नॉर्थ अमेरिका जो कंटिनेंट है ना, वहाँ की ये तकरीबन 5 लेक है। इनके बारे में वो अलग पूछ रहा होता है। नॉर्थ अमेरिकन ग्रेट्स लेक कितनी तादाद में है, तो तादाद में इनकी तादाद कितनी है जी, 5, ठीक है जी। इनकी 5 है और अफ्रीकन वाली की 7 है, ये डिफरेंस आपने जरूर याद रखना है। कौन कौन सी है जी, तो इसमें दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक आ जाएगी, ये है जी आपके पास। ये देखें, ये कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे ये लेक्स हैं, ये भी आपने याद रखना है। देखें जी, लेक सुपीरियर है आपके पास, लेक ऑरन है, लेक मिचिगन है, लेक एरे है, लेक ओंटारियो है। तो ये जो सारी लेक्स हैं, इनके बारे में वो आपसे अलग से पूछ रहा होता है। आपने इनके बारे में ना ये पांचों के नाम भी याद रख लें, इंटरव्यू पॉइंट से बहुत ही अहम ये लेक्स हैं, क्योंकि ये नेचुरली बॉर्डर बना रही होती हैं कनाडा और अमेरिका के दरमियान, ग्रेट्स लेक्स इनको कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो है ना हम नेक्स्ट जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है ना, उसमें हमारे जो बाकी क्वेश्चन रह गए हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और मज़ीद अपने दोस्तों तक भी इसका लिंक शेयर कर दें, ताकि वो लोग जो अकेडमी की फ़ीस अब एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, अकेडमी की फ़ीस वगैरह को, तो वो भी इजीली पीपीएससी की तैयारी करके अपनी जॉब को सिक्योर कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।